नमस्कार दोस्तों, क्रियांश क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न बनते हैं उन्हें देखते हैं। दोस्तों अगर आप प्राचीन भारत से संबंधित पीछे का वीडियो नहीं देखे हों तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में क्रम वाइज सजा हुआ है। दोस्तों इतिहास की एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर आप सीरीज वाइज में, क्रम वाइज में और समझ करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा और एग्जाम में बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप जहां तहां से वीडियो देखेंगे और जहां तहां से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होते रहता है। इसलिए मेरा ये सलाह है कि आप बुक भी पढ़िए तो क्रम वाइज में पढ़िए कि जैसे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, फिर आधुनिक भारत है, तो फिर उसको इसी टाइप में क्रम वाइज में पढ़े तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा और आपको ज्यादा दिनों तक याद भी रहेगा और आप आसानी से उसको एग्जाम में सॉल्व भी कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लूसेंट पर पूरी तरह से पकड़ बनाना तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं पूरे लूसेंट को अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से और एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाना लूसेंट का तो आप मेरे पूरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें अभी दो टाइप का वीडियो, प्राचीन भारत और संविधान से अभी सीरीज चल रहा है, तो आप दोनों को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और आप एक हाइलाइटर ले लेंगे और जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न कराया है बस उन्हें ही टिक कर लेंगे। तो उसमें क्या है कि आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत सारा चीज ऐसा दिया हुआ है जिसको लूसेंट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो एग्जाम से संबंधित नहीं है, लेकिन हम लोग बस उसे पढ़ेंगे जो एग्जाम से संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य से बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में उन्हें देखेंगे। दोस्तों मौर्य वंश, मगध पे मौर्य वंश का जो उदय हुआ था और उनके अंतिम राजा वृत्रथ थे, उनकी हत्या उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने कर दिया और मगध पर 185 ईसा पूर्व में क्या किया कि शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो क्वेश्चन यहां से ये बनते हैं दोस्तों कि शुंग वंश की स्थापना मगध पर किसने की, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो एक ब्राह्मण जाति से थे। तो इसीलिए इस काल को ब्राह्मण साम्राज्य कहा गया है। दोस्तों उसके बाद जब ये जीत लेते हैं और शुंग वंश की स्थापना कर लेते हैं, फिर ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी विदिशा को बना लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो आसानी से याद रख लेंगे, पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। दोस्तों उसके बाद शुंग वंश से कुछ खास नहीं है, बस हम लोग इस सीरीज में बस वही पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं जो एग्जाम से संबंधित है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति। उसके बाद क्या होता है, देवभूति की हत्या हो जाती है और कण्व वंश की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों कण्व वंश की स्थापना किसने की, तो वासुदेव ने की थी। वासुदेव ने क्या किया था कि देवभूति की हत्या कर दिया और कण्व वंश की स्थापना कर लेता है। तो प्रश्न यहाँ से ये बनता है दोस्तों कि कण्व वंश के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। उसके बाद कण्व वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो सुशर्मा। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो सुशर्मा। उसके बाद फिर सुशर्मा की भी हत्या हो जाती है और एक वंश आता है जिसे आंध्र सातवाहन वंश कहीं कहीं लिखे हुए पाएंगे, कहीं कहीं सातवाहन वंश पाएंगे। तो दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश, इसको हम लोग याद रखेंगे तो आसानी होगी, जो भी पूछेगा उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिमुग ने की थी। सिमुग ने क्या किया था, सुशर्मा की जो कण्व वंश के अंतिम राजा थे उनकी हत्या कर देता है और उसके बाद क्या करता है कि आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर लेता है। तो किसने किया था आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना, तो सिमुग ने किया था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया,
प्रतिष्ठान में बनाया, जो गोदावरी नदी के तट पे है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है प्रतिष्ठान। दोस्तों उसके बाद प्रसिद्ध साहित्यकार थे, सातवाहन वंश के राज्य में प्रसिद्ध साहित्यकार थे हाल एवं गुणाढ़। तो दोस्तों इन्होंने 2 बुक की रचना की थी। तो गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो हाल ने किया था। और बृहद कथा की रचना किसने की थी? तो गुणाढ़ ने किया था। दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद सातवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के जो थे वो शीशे के ढले हुए पाए जाते थे। सातवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के शीशे के ढले हुए पाए जाते थे। उसके बाद सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन ने ही चालू किया था। दोस्तों इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो नानाघाट अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, जहां पे यह अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जिसमें एक गांव को ब्राह्मणों को दान दे दी गई थी। तो दोस्तों सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा किस राजवंश ने शुरू किया था? तो सातवाहन। उसके बाद सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत। और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किस राजवंश ने किया था? तो सातवाहन राजवंश ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। दोस्तों उसके बाद सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के लिए एक जो सेना के टुकड़ी के प्रधान होते थे उसको गौमिक कहते थे। गौलमिक कहते थे। इसे उन्होंने नियुक्त कर दिया था गांव के प्रशासन के लिए। दोस्तों उसके बाद दक्षिणापथ के स्वामी किन शासकों को कहा जाता है? तो सातकर्णी एवं अन्य सभी जो सातवाहन शासक थे इन्हें दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दोस्तों उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थलाकृतियां है जिसका इन्होंने निर्माण करवाया था, तो कार्ले का चैत्य, उसके बाद अजंता एवं एलोरा की गुफा, उसके बाद अमरावती कला का विकास। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अमरावती कला का विकास किसने करवाया था? तो सातवाहन शासकों ने करवाया था। दोस्तों उसके बाद एक चेदी राजवंश आता है। चेदी राजवंश जो इसको कलिंग में मतलब जो उड़ीसा में पड़ता है वहीं पे पाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी। तो चेदी राजवंश के प्रतापी राजा कौन थे? खारवेल। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? दोस्तों अशोक की मृत्यु के पश्चात प्रथम ईसा पूर्व के आसपास में एक ये राजवंश पाए जाने की जो जानकारी मिलती है कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख में, जो किससे जुड़ा हुआ है? कलिंग राज खारवेल। तो प्रश्न यहाँ से ये बनता है दोस्तों कि चेदी राजवंश के प्रतापी राजा कौन थे? तो खारवेल। और ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों लेकिन प्रश्न यहाँ से सिर्फ ये बनता है जो महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हाथी गुफा अभिलेख किनसे संबंधित है? तो कलिंग राज खारवेल से। हाथी गुफा किनसे संबंधित है? कलिंग राज खारवेल से। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा विदेशी आक्रमणकारी हिंद यूनानी शक पहलवान और कुषाण। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरे लुसेंट पे पकड़ बनाना, पूरे लुसेंट को आसानी से याद करना और कवर करना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को 2 बार आप जरूर देख ले, आपको कंफर्म हो जाएगा। फिर आप क्या करें, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लेकर के आप एक बार जरूर है या प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का लेकर के इसको जरूर टिक करें, आपको पता चल जाएगा कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं दोस्तों और पढ़ना क्या है। दोस्तों स्मार्ट वर्क कीजिए और जो पढ़ने लायक है, जो जरूरत का चीज है बस उसे पढ़िए। बस अपना एक ही मोटिव होना चाहिए कि हमें रिजल्ट लेना है, पंडित नहीं बनना है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरे लुसेंट में कवर करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोट्स बनाना चाहते हैं तो एक मार्कर ले लीजिएगा, और मैं जो जो पढ़ाता हूं और जो जो आपको बताता हूं वो आप क्या कीजिएगा कि मार्कर उससे कलर कर लीजिएगा, हाइलाइटर से उसको कलर कर लीजिएगा, और बस एग्जाम के समय वही पढ़ने की आवश्यकता है और प्रश्न वहीं से बनते हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हो कंटिन्यू, तो आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।